हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शमीम और आप देख रहे हैं हमारा पॉपुलर प्रोग्राम डेली इंटरेस्टिंग न्यूज हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस डेली इंटरेस्टिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप चुनाव लड़ें, कांटे की टक्कर हो और 123 वोट से हार जाएं तो क्या कहेंगे आप? अगर इमोशन पर काबू नहीं रख तो यही कहेंगे कि धांधली हुई है। अगर पेपर पर वोटिंग हुई है तो बूथ कैप्चरिंग हुई है, और अगर मशीन से हुई है तो मशीन हैक हुई है। यही कहेंगे ना आप? बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं भारत में नई नहीं। इसका पहला जिक्र 1952 के चुनाव में ही आ गया था, पर मशीन में धांधली का आरोप थोड़ा नया है। 1982 में केरल के एर्नाकुलम जिले के पारावूर विधानसभा में चुनाव हो रहे थे। कांग्रेस के एसी होजे और सीपीआई के सीवन पिल्लई सांस थामने वाली लड़ाई लड़ रहे थे। जब भी ये अपनी विधानसभा में निकलते, भरोसा दिलाया जाता कि साहब आप ही हैं, पर धकधकी भी ले रखी थी दोनों नेताओं को, क्योंकि इन्हीं चुनावों में ईवीएम मशीन का इस्तेमाल पहली बार हो रहा था केरल में। जब रिजल्ट आया तो होजे 123 वोट से चुनाव हार गए थे। एकदम लुत्ती लग गई। लोगों ने कह दिया कि धांधली तो हुई ही है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 और कंडक्ट ऑफ इलेक्शन 1961 के मुताबिक दावा ठोका गया कि इलेक्शन कमीशन चुनाव कराने और गिनती कराने के लिए ईवीएम मशीन का इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। याचिका स्वीकार ली। फैसला आया कि संविधान के आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन मशीन का इस्तेमाल कर सकता है। होजे निराश हुए पर आगे गए। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला पलट दिया। 50 बूथों पर फिर से चुनाव कराने का फैसला दिया। बैलेट पेपर पर इस बार होजे जीत गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दोनों नियमों के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को पेपर पर ही वोट कराना था, वो मशीन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ने मशीन पर वोटिंग कराना बंद कर दिया। बाद में कानून में बदलाव किया गया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में सेक्शन 61A जोड़ा गया ताकि नए प्रयोग किए जा सके। बाद में कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस के नियमों में भी बदलाव किए गए। 1998 से इलेक्शन कमीशन लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल प्रयोग के तौर पर फिर शुरू हुआ। 2004 के लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से ईवीएम का इस्तेमाल होने लगा। पर इस मामले में ध्यान देने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मशीन का इस्तेमाल इसलिए नहीं रोका था कि मशीन खराब हो सकती थी, बल्कि इसलिए कि इलेक्शन कमीशन को इस मशीन का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं थी। क्या इस मशीन के साथ छेड़छाड़ किया जा सकता है? ईवीएम मशीन में एक कंट्रोल यूनिट होती है और एक बैलेटिंग यूनिट, दोनों एक केबल से जुड़े होते हैं। कंट्रोल यूनिट पोलिंग ऑफिसर के पास होती है। अब बैलेटिंग पर वोट होता है। ये मशीन बैटरी पर चलती है। बिना बिजली वाली जगहों में भी ये इस्तेमाल की जा सकती है। कई देशों में ये मशीन कंप्यूटर से चलती है, इसलिए सारी मशीनें एक ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ी होती हैं, तो हैक होने की संभावना ज्यादा होती है। इंडिया में यह मशीन किसी नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। हर मशीन अलग है। इसका सॉफ्टवेयर एक ही बार प्रोग्राम हो सकता है। बन जाने के बाद उस पर कुछ नहीं लिखा जा सकता। अगर छेड़छाड़ भी होगी तो हर मशीन पर अलग अलग करना होगा। 2005 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि ईवीएम का इस्तेमाल बिल्कुल सही है और ये राष्ट्रीय गौरव का विषय है। ये ऑर्डर एक याचिका पर आया था। 1999 में लोकसभा चुनाव हारे एक कैंडिडेट ने यह याचिका डाली थी। कोर्ट ने इस पर जांच पड़ताल की थी। अगस्त 2009 में इलेक्शन कमीशन ने शंकालु लोगों को जांच के लिए बुलाया। 10 राज्यों से रैंडमली 100 मशीनें मंगाई गई, पर कोई भी इनमें से किसी मशीन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाए। इन मशीनों को दोबारा प्रोग्राम नहीं किया जा सकता था। 11 मार्च को यूपी चुनाव का रिजल्ट आया और उसी दिन ही मायावती ने भाजपा पर ईवीएम मशीन के साथ टैंपरिंग का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने कहा कि बसपा प्रमुख अगर कहती है तो गंभीरता से लेना चाहिए। बाद में अरविंद केजरीवाल ने भी कहना शुरू किया कि पंजाब के चुनाव परिणाम से हम असहमत हैं, जरूर जांच होनी चाहिए। उन्होंने तो दिल्ली के एमसीडी चुनाव में पेपर वोटिंग कराने की मांग कर दी है, पर यह पहला मौका नहीं है कि हारने वाली पार्टी ने ऐसे आरोप लगाए हैं। भाजपा प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा ने तो डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट और इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स के नाम से किताब भी लिख दी। इसका फॉरवर्ड लालकृष्ण आडवाणी ने लिखा था। मजे की बात यह है कि 2015 के दिल्ली चुनावों से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए थे कि ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, पर वो 70 से 67 सीटें जीत के आए और मामला वहीं पे दब गया। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर लें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी की तरह का आइकन आपको दिखेगा, उसे भी टैप कर लें ताकि हमारे सभी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अगले वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज, गुड बाय।